पहली बार पता चला है कि भारत की ताकत क्या है। पहली बार उसे एहसास हुआ है कि भारत क्या कर सकता है। पहली बार ट्विटर को पता चला है कि उसकी मन मर्जी अब नहीं चलेगी। अब तक वो भारत को हल्के में ले रहा था। उससे 25 मई तक नए आईटी नियमों का पालन करने को कहा गया। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी ट्विटर मामले को टालता रहा, आनाकानी करता रहा और अब तक नियमों का पालन नहीं किया है उसने। ट्विटर से भारत में अपने 3 अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया। ट्विटर ने इसका पूरी तरह पालन नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे शिकायत पर 24 घंटे के अंदर अधिकारी ध्यान दें और 15 दिन के अंदर शिकायत पर एक्शन लिया जाए। यह ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि वो फेक न्यूज को रोकने और कंट्रोल करने में मदद करे, गैर कानूनी और भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन ले। लेकिन यह भी ट्विटर ने नहीं किया और अपनी मनमानी की। ट्विटर की यह मनमानी गाजियाबाद के मामले में भी दिखी, जहां अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग को कुछ लड़कों ने पीटा था। यह आरोप लगाए गए कि हिंदू लड़कों ने मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटी और उससे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। ट्विटर पर भी कुछ नेताओं, कुछ पत्रकारों और कुछ फैक्ट चेकर्स ने इसे वायरल किया। लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद के मामले में जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत है। पुलिस के अनुसार मामले का सच कुछ और ही था, क्योंकि न जय श्री राम के नारे लगवाए गए, न वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। पिटाई का यह मामला आपसी विवाद का था। मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने वालों में मुस्लिम लड़के भी शामिल थे, इसीलिए इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था। लेकिन सच्चाई को जाने बिना ही ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की पोस्ट की गई, जिससे इस घटना को धार्मिक एंगल दिया गया और ट्विटर ने इस पर कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, जिस तरीके से अक्सर वो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया करता है। ये धार्मिक भावनाएं भड़काने, नफरत फैलाने और समाज की शांति भंग करने का मामला है। इसीलिए इस मामले को धार्मिक एंगल देने वाले पोस्ट को लेकर कई नेता और पत्रकारों के साथ साथ ट्विटर और ट्विटर इंडिया पर गाजियाबाद में एफआईआर हो गई। ट्विटर इसलिए इसमें फंस गया क्योंकि उसने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया था और उसका कानूनी संरक्षण छिन चुका था। ट्विटर से इंटरमीडियरी का दर्जा छीन लिया गया। ये इंटरमीडियरी वो होते हैं जिन्हें आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा मिली है। इसमें किसी थर्ड पार्टी की आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होते और ऐसे किसी भी केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पार्टी नहीं बनाया जाता है। लेकिन इंटरमीडियरी का दर्जा हटने के बाद ट्विटर अब कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अब उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि गाजियाबाद के मामले में हुआ है। सरकार के साथ ट्विटर का ये टकराव नया नहीं है। ट्विटर ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत उन 5 देशों में शामिल है जो विवादित पोस्ट हटाने के लिए सबसे ज्यादा निर्देश देता है। इसके बाद 26 जनवरी की हिंसा को लेकर टकराव तब बढ़ गया जब सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए। ट्विटर ने शुरुआत में इन आपत्तियों पर ध्यान दिया, लेकिन 6 घंटे बाद ही ब्लॉक अकाउंट्स बहाल कर दिए। इसके बाद टकराव लगातार बढ़ता गया। फिर फरवरी में नए आईटी नियम आ गए, जिसके पालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया। लेकिन नियम मानने की जगह ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का मसीहा बताने लगा। अब जब ट्विटर पहली बार भारत के कानून के नीचे आया है तो यह साफ है कि वो अपनी मनमानी वाली उड़ान जारी नहीं रख सकता। ट्विटर अब क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। वो भी क्या दिन था। मुलाकात थी, मुस्कुराहट थी, हंसी मजाक था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी। लेकिन 3 साल भी नहीं बीते, तलवारें चलने लगी। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। तो क्या भारत में ट्विटर के दिन पूरे हो गए हैं? क्योंकि कानून तो ट्विटर ने माना नहीं। कानूनी कवच भी तब चला गया जब गाजियाबाद केस में एफआईआर हो गई। ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। हमने जब इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को स्टडी किया तो उसमें भी पाया कि हाँ, ये घटना के जो सीक्वेंस बताए गए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं और ये लोग अज्ञात नहीं है, एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं। घटना का कोई जंगल में होना नहीं पाया गया, बल्कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था। बिल्कुल कोई कम्युनल एंगल नहीं। अभी मैंने बताया कोई भी धार्मिक इसका एंगल, कम्युनल एंगल, सांप्रदायिक नहीं निकल के आया।
और सही गलत जो भी रीजन उन्होंने बताया उस रीजन के चलते उनके द्वारा ये मारपीट की घटना की गई, जिसमें हम लोग ने एक्शन लिया, 3 लोगों की गिरफ्तारी करी, 6 लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। तो ऐसे में इस पूरे इवेंट को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रखा गया वो गलत नियत के चलते रखा, इसीलिए हमने कल एक FIR जो दर्ज करी उसमें 7 लोगों के खिलाफ हमने नामजद और ट्विटर इंडिया के खिलाफ हमने FIR का फर्स्ट ड्राफ्ट किया है। अभी भी हमको लगता है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको हमारी टीम स्टडी और ट्रैक कर रही है। ट्विटर और ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये देश में पहली FIR है। पहली बार ट्विटर कानूनी शिकंजे में आया है, जिस पर पहले उसे छूट मिल जाती थी। लेकिन ट्विटर ने नए IT नियमों का पालन नहीं किया तो कानूनी संरक्षण खत्म हो गया। कानूनी कार्रवाई से अब वो बच नहीं सकता था। गाजियाबाद के मामले में ट्विटर ने फेक न्यूज फैलाने वाले ट्वीट नहीं हटाए तो FIR हो गई। ट्विटर जो है एक कंपनी है और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान कहना है। भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे और जो उसके अधिकारी हों वो भारत में हों। उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का उनके पास से हट गया। फर्जी तरीके का वीडियो लोड किया गया था, उसमें एक तरह से हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई थी। जब वो सच खुल गया तो स्वाभाविक है कि ट्विटर को उसको वीडियो को हटा देना चाहिए था, नहीं हटा होगा, इसलिए उस पर मुकदमा लिखा गया। गाजियाबाद के मामले में जिस तरह से ट्विटर पर वीडियो वायरल हुए, जिस तरह से एक निजी मामले को धार्मिक रंग दिया गया, जिस तरह से नफरत और तनाव फैलाने वाली पोस्ट की गई, लेकिन जिस तरह से बाद में यह मामला कुछ और निकला, उससे ट्विटर पर सवाल उठे। क्योंकि सब जानकर भी ट्विटर ने अपने स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया, अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने दिया। इसे ट्विटर की मनमानी कहा गया। क्योंकि जो ट्विटर फैक्ट चेक को लेकर बहुत उत्साह दिखाता है, वो गाजियाबाद जैसे फर्जी मामलों में किसी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम रहा। सरकार ने कहा कि ट्विटर किसी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से दे देता है। ये फेक न्यूज से लड़ने में ट्विटर की मनमानी है। भारत जैसे देश में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। फेक न्यूज के खतरे बड़े हैं, इसे रोकना ही नए IT नियमों का मकसद था, लेकिन ट्विटर ने इसका पालन नहीं किया। ट्विटर की मनमानी नई नहीं है, ट्विटर का सरकार से टकराव नया नहीं है, लेकिन पहली बार ट्विटर फंसा है तो अब ट्विटर क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। नियमों के पालन में देरी पर ट्विटर ने नई वजह बताई है। ट्विटर ने कहा है कि वो भारत में अपना लोकल ऑफिस बना रहा है, इसके लिए वो भारत में अपने कंसल्टेंट्स की सलाह ले रहा है। इसी की वजह से नए IT नियमों के मुताबिक एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने में देरी हुई है। ट्विटर ने कहा कि उसे ये सलाह मिली है कि स्थायी तौर पर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने से पहले एक स्थायी ऑफिस बनाना जरूरी है। हालांकि उसने एक अंतरिम कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। यह सब ट्विटर को करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कानूनी पचड़े में ट्विटर के लिए मुसीबतें बढ़ती ही रहेंगी। ये गाजियाबाद मामले से क्लियर हो चुका है और ट्विटर को यह मैसेज मिल गया है कि अब बात सिर्फ कहने सुनने तक नहीं है, एक्शन हो चुका है। वो अपनी मनमानी से नहीं चल सकता, भारत में रहकर वो अपना कानून नहीं चला सकता। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कोवैक्सीन को लेकर शुरू हुए एक नए विवाद को डिकोड करेंगे। आज पूरे दिन इस बात पर बहस होती रही कि कोवैक्सीन शाकाहारी है या मांसाहारी है। इस बहस का जन्म तो राजनीतिक कारणों से हुआ था, लेकिन हम राजनीति के साथ साथ वैज्ञानिक एंगल से भी इसका विश्लेषण करेंगे। आप रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। अभी तक बहस इस बात पर थी कि कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर है, लेकिन आज एक नई बहस शुरू हो गई। इसका विषय है कोरोना वैक्सीन शाकाहारी है या मांसाहारी। इस बहस को जन्म दिया कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने, जिन्होंने एक RTI की कॉपी शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि एक RTI के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है, जिसे 20 दिन से कम उम्र के बछड़े को मारकर उसके खून से निकाला जाता है। ये जघन्य है, ये जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए थी। गौरव पांधी के अनुसार ये जानकारी उनके सामने एक RTI के माध्यम से आई, लेकिन ये बात शुरू तो हुई थी एक ट्वीट से
इसके चर्चे सियासत के गलियारों से लेकर मंत्रालयों तक में होने लगे। आखिर इस दावे का सच क्या है? क्या वाकई कोरोना वैक्सीन में नवजात बछड़े के खून से निकाला गया सीरम होता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे, जिसमें हमने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोरोना वैक्सीन की तथाकथित शुद्धता का टेस्ट किया है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में पहले से ही हजारों भ्रम थे, जिन्हें दूर करना सरकार के लिए चैलेंज बना हुआ है। और आज वैक्सीन के वेज या नॉन वेज होने पर नया भ्रम पैदा हो गया, और इस भ्रम का स्रोत है ये आरटीआई। ये आरटीआई विकास पाटनी नामक व्यक्ति ने डाली थी, जिसमें सवालों के जवाब दिए हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इस आरटीआई के 12 में से एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि बछड़े के सीरम का उपयोग वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। आरटीआई में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। सबसे पहले कांग्रेस नेता गौरव पांधी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। Cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. तो क्या वाकई कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो अर्ध सत्य है। आरटीआई में दी गई जानकारी पर कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का बयान भी आया है, जिसने अपनी सफाई में कहा है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब कोवैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है, फाइनल वैक्सीन में नहीं। तो आम इंसान के मन में सवाल आता है कि वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी वैक्सीन शुद्ध कैसे हुई? इससे पहले कि वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब देते, बीजेपी के संबित पात्रा सामने आ गए। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा, तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। संबित पात्रा ने तो दावा कर दिया, लेकिन वो वैज्ञानिक तो है नहीं जो अच्छे से पूरी बात को समझा पाते। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद सामने आकर वैक्सीन निर्माण के दौरान बछड़े के सीरम के इस्तेमाल और महत्व को विस्तार से बताया। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरो सेल्स को तैयार करने और उसकी ग्रोथ में किया जाता है। वेरो सेल्स को विकसित करने के लिए अलग अलग तरह के गोवंश और पशुओं के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों तक पोलियो, रेबीज या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के उत्पादन में होता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेरो सेल्स को डेवलप किए जाने के बाद कई बार पानी और केमिकल से धोया जाता है। इस प्रक्रिया को बफर कहते हैं, जिसमें वेरो सेल्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का कोई अंश मौजूद नहीं होता। सिर्फ यही वैक्सीन नहीं है, बहुत सी वैक्सीन है जिसको कल्चर करके हम ग्रो करते हैं। सिर्फ इसी समय क्यों इशू को उठाया गया है? शायद ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, इसको लेके कुछ लोगों को शुरू से ही कंट्रोवर्सी बनाने की आदत रही है कि ये इंडिया में इतना जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकता है, और जो भी ग्लोबल मापदंड है उस पर खरा उतर जाए। तो शायद इसको लेके होगा, क्योंकि बाकी वैक्सीन पे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। It is so sad that this kind of a statement that fetal calf serum is being used in the vaccine and the people are getting injected with fetal calf serum. This is completely obnoxious, and I completely condemn this kind of a activity.
तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैक्सीन की पवित्रता को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे भी दवा दवा होती है, कोई व्यंजन नहीं जिसके वेज या नॉन वेज होने पर सवाल उठाए जाएं। पहली बारी नहीं है कि भारत बायोटेक पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पिछली बारी एक राइवल वैक्सीन ग्रुप ने कोवैक्सीन को पानी समेत बताया और अभी भी इसके फेज 3 ट्रायल्स पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसका डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। लेकिन भारत सरकार भारत बायोटेक को इस वक्त समर्थन दे रही है क्योंकि हालांकि जो बछड़े का सीरम जो यूज होता है वो एक प्रोसेस में यूज होता है सेल कल्चर करने के लिए। मिलन शर्मा, आज तक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के अंश होने के जिस दावे को कांग्रेस ने हवा दी उसमें कोई दम नहीं है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वैक्सीन की पवित्रता पर सवाल उठे हैं। इससे पहले ऐसी ही अफवाह मुस्लिम देशों में फैली थी जब वैक्सीन के हलाल होने पर सवाल उठे थे। अब कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का दावा भी मिथ्या है जिसका तथ्यों के सामने कोई औचित्य नहीं है। हमने कांग्रेस के दावे का सच से सामना करवाया। कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम है, ये मिथ्या है। सच ये है कि वैक्सीन में बछड़े के सीरम का कोई अंश नहीं है। कोवैक्सीन के लिए 20 दिन तक के नवजात बछड़ों को मारे जाने का जो आरोप लगा ये भी मिथ्या है। सच ये है कि सीरम के लिए किसी जानवर को मारा नहीं जाता। वैक्सीन के लिए बछड़े का खून इस्तेमाल होता है, ये अफवाह है। सच ये है कि सिर्फ वेरोसेल्स के विकास के लिए बछड़े से सीरम निकाला जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पहले ही इस प्रोसेस के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। सच ये है कि इसी तरह का प्रोसेस पोलियो, रेबीज, अन्य वैक्सीन में अपनाया जाता रहा है। कुल मिलाकर सच ये है कि कोवैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक तथ्यों से भी होती है, लेकिन इसको लेकर सियासत को बूस्टर डोज जरूर मिल गई। वैक्सीन पर सवालों से शुरू हुई बात कैसे सियासत में निजी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गए, इसके हाइलाइट्स देखिए। मैं आपको बताती हूं, मैं पल्ला नहीं झाड़ रही हूं। मैं बिना पल्ला झाड़े आपको अपने दिल की एक बात बताती हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैक्सीन किसके से बन रहा है। वैक्सीन एक रक्षक है और उसको सबको जितनी जल्दी हो लगा लेना चाहिए। सरकार नहीं लगा पा रही, वो उनकी विफलता है, वो अगली चर्चा होगी। मैं चाहती हूं कि सबको वैक्सीन लग जाए, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पष्टीकरण चाहते थे। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मामला खत्म हो गया। हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? गौरव पांडी कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है। उन्होंने एक बात कही जो बहुत लोगों के मन में उस आरटीआई के बाद बात आई। सरकार को तो स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए था जब वो आरटीआई आया। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो गाय की पूजा किए बिना अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। उनको लगा भाई ये आरटीआई में खबर चलने लगी सोशल मीडिया पे, आरटीआई में क्या आया है। तो आपको नहीं लगता कि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, हो सकता है कि कोई भ्रमित बात फैलाई जा रही हो सोशल मीडिया पर, पहले से आरटीआई के माध्यम से उसको और तूल मिल गया हो? तो सरकार को तो पहले ही स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। अंजना जी, इतने बड़े विषय पे क्लैरिफिकेशन के लिए आप में सोशल मीडिया में डालने की आवश्यकता नहीं। एक फोन उठाती सोनिया जी और हर्षवर्धन जी से पूछ लेती, हर्षवर्धन जी प्लीज मुझे समझा दीजिए कि ये क्या है, ये सीरम क्या होता है, ये वेरोसेल्स क्या होता है, आपको क्या लगता है? हर्षवर्धन जी समझा नहीं देते, एक्सपर्ट समझा देते। 2 मिनट लगना था समझाने में, नहीं, ये जानना नहीं चाहते थे। ये कोई ऐसा विषय नहीं था कि ये समझना चाहते थे, ये एक भ्रम फैलाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं नहीं, एक सेकंड अंजना जी शुरू से ही जब से कोवैक्सीन आया है, तब से आपने देखा होगा कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जिस प्रकार का बयान दिया कि ये तो गिनी पिग्स है, इंडियंस को गिनी पिग बना दिया है, हम तो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगवाएंगे भी नहीं, हम तो पंजाब में कोवैक्सीन लेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं जब सेकेंड वेव हुआ तब तो इनको जबरन बोलना पड़ा कि चलो हमारा वैक्सीन कहाँ है, कोवैक्सीन में हम लगवा लेंगे। मगर जैसे ही सेकेंड वेव खत्म हुआ है, अभी होने के कगार पे है, फिर से शुरू हो गया है कि कोवैक्सीन कोई मत लगाओ। अंजना जी, मैं देशवासियों से अपील करूंगा, गांधी परिवार ने खुद वैक्सीनेशन नहीं लिया है, वो फॉरेन वैक्सीन लेंगे, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप अपने देश पर संपूर्ण विश्वास रखिए। कोवैक्सीन पर फैली अफवाह की हवा निकालने के बाद अब हम कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जिसकी डोज में गैप का अंतर बढ़ाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार कहती है कि डोज गैप बढ़ाने का फैसला नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI से सलाह मशवरा करके लिया गया, लेकिन अब सरकार के इस दावे पर सवाल उठे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि NTAGI के 14 से 3 सदस्य
ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। रॉयटर्स के अनुसार एनटीएजीआई के सदस्य डॉक्टर एमडी गुप्ते ने बताया है कि एनटीएजीआई ने वैक्सीन की 2 डोज के बीच का अंतर 8 से 12 हफ्ते करने की सलाह दी थी, लेकिन 12 से 16 हफ्ते का गैप सरकार अपनी मर्जी से लेकर आई। इतने गैप को लेकर अभी कोई डेटा नहीं है। यही बात एनटीएजीआई के सदस्य मैथ्यू वर्गीस ने भी दोहराई। उन्होंने भी कहा कि इस ग्रुप ने 8 से 12 हफ्ते की सीमा ही रिकमेंड की थी। कोविड वर्किंग ग्रुप के सदस्य जेपी मुलियल ने रॉयटर्स को बताया कि इस ग्रुप में वैक्सीन के डोज के बीच अंतर को बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श हुआ था, लेकिन ग्रुप ने इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की बात नहीं कही थी। यानी डोज गैप बढ़ाने को लेकर एनटीएजीआई के सभी सदस्य सहमत नहीं थे, क्योंकि 12 हफ्ते से ज्यादा गैप से जुड़ा कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है और रॉयटर्स की खबर का खंडन किया है। इस पूरे विवाद पर एनटीएजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बयान जारी किया है। उसमें कहा गया है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाने का फैसला वैज्ञानिक आधार पर है और एनटीएजीआई की सलाह पर लिया गया है। दूसरे देश जैसे कनाडा और श्रीलंका भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप दे रहे हैं। कल किसी वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर ऐसी जानकारी मिलती है कि 2 डोज के बीच में अंतर कम करने से फायदा होता है तो गैप घटाया भी जा सकता है। यानी सरकार अब भी गैप बढ़ाने के फैसले का बचाव कर रही है। एनटीएजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने इसको लेकर आज तक को क्या दलीलें दी, आपको सुनाते हैं। I would like to give you some evidences which indicates the scientific basis of this decision. One, that there are other countries which are using 12 to 16 week interval, including Canada, Sri Lanka in our neighborhood, to say a few examples. Second, that the country today has crossed 26 crore mark, I think, and almost 75% of us who have received the vaccine, a single dose has been given. Third, that there are studies from North India, South India and other parts which have shown that those who are partially immunized with Covishield or fully immunized, that means 2 doses, the vaccine effectiveness remains very similar between the two. सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि सरकार ने शुरुआत से ही डोज का गैप 12 से 16 हफ्ते क्यों नहीं रखा। वैसे सवाल तो सरकार के उस फैसले पर भी उठ रहे हैं जिसके तहत विदेश जाने वाले लोगों को कोविशील्ड की डोज तय गैप से पहले लगाने की छूट दे दी गई है। वैक्सीन के बाद उस वीडियो की बात करते हैं जिसने एक कंपनी की जेब को 29,300 करोड़ रुपए हल्का कर दिया। दुनिया की मशहूर पेय पदार्थ कंपनी कोका कोला को जोर का झटका लगा है। शेयर मार्केट से इस कंपनी के 4 अरब डॉलर यानी करीब 29,300 करोड़ रुपए कुछ ही मिनटों में डूब गए और इसकी वजह है वो वीडियो जिसमें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कुछ सेकंड्स का एक एक्शन कोका कोला को महंगा पड़ गया। यूरो कप में हंगरी के खिलाफ मुकाबले से पहले पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सामने रखी कोका कोला की बोतलें हटा दी और पास में रखी पानी की बोतल उठाकर पुर्तगाली भाषा में सिर्फ इतना बोला, एग्वा, जिसका मतलब होता है पानी। कोका कोला यूरो कप की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी है। रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतलें हटाई और इसके बाद कंपनी के शेयर की कीमत 56.10 डॉलर से गिरकर 55.22 डॉलर हो गई, यानी शेयर की कीमतें 1.6% गिर गई। इससे कोका कोला की मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव 242 अरब डॉलर से घटकर 238 अरब डॉलर हो गया। इस तरह 4 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। रोनाल्डो दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ियों में है। हंगरी के खिलाफ मुकाबले में भी 3-0 की पुर्तगाल की जीत में रोनाल्डो का बड़ा योगदान था। उन्होंने 3 में से 2 गोल किए थे। 36 साल के रोनाल्डो सेहत को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मेरे बेटे में महान फुटबॉलर बनने की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन वो कोक पी लेता है और तली भुनी चीजें खा लेता है जिससे मुझे चिढ़ होती है। वक्त एक ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार।